तो बच्चों अब हम 26वां अध्याय पढ़ेंगे और जो कि ये नया रास्ता उपन्यास का अंतिम अध्याय है। तो अब हम 26वां अध्याय पढ़ेंगे। तो इसमें मैं पात्र बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले है मीनू। मीनू के माता पिता मनोहर, जो कि राजू का चचेरा भाई है, अमित। अब हम अध्याय पढ़ेंगे। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपए में तय कर ली गई थी, परंतु जब मीनू को पता चला कि 10,000 रुपए केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए इतने पैसों की बर्बादी, उसे यह सब पसंद नहीं आया। तो अब आखिर वह दिन आ ही गया, मीनू के विवाह का दिन, और मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। 10,000 रुपए में सजावट, पंडाल की सजावट की तैयारी शुरू हो गई। 10,000 रुपए उसमें खर्च होने थे, परंतु जब मीनू ने यह सुना कि सिर्फ थोड़े ही घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए इतने पैसे खर्च करे जा रहे हैं, तो उसे यह बर्बादी सी लगी, पैसे की बर्बादी लगी और उसे यह पसंद नहीं आया। सायंकाल यानी कि शाम का समय, जब दयाराम जी घर आए तो उनसे सबने पहले उनसे यही प्रश्न पूछा, पिताजी, कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपयों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित यही होगा कि इसमें से 5,000 रुपए आप किसी गरीब बेसहारा को दे दें, जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। देखो कितनी अच्छी सोच थी मीनू की, कि उसने यह कहा कि इतने पैसे आप पंडाल की सजावट में ना खर्च करके इन पैसों को आप क्या करें, गरीब, इसमें से 5,000 रुपए निकालकर किसी गरीब को, बेसहारा को दे दें, जिनको इन पैसों की जरूरत हो, और वो अपना कोई काम शुरू कर दें, जिससे गरीब और बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटी, दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है। परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूंगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई पड़ा। जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, वह विस्मित सी देखती रह गई। विस्मित सी अर्थात एकदम स्तब्ध, हम किसी को देख के एकदम से खो जाते हैं ना, इस तरह से एकदम वह ये आवाज सुन के खो गई। अरे यह क्या, ये तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब हैं। यह क्या हो गया इसे? मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई थी। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया, समीप अर्थात पास में आ गया।
मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर, ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हो, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। यह सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए पूछा। यह सब समय का फेर है दीदी, मेरे भाग्य में यही सब लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई, परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया, साथ ही सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई थी। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कर आऊंगा। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी, मुझ अपाहिज को कौन नौकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी, परंतु मनोहर को तो वैसे भी वह बचपन से ही जानती थी, इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर उसने अपाहिज मनोहर की सहायता करने का संकल्प लिया। संकल्प लेना मीन्स किसी भी मतलब एक निश्चय कर लेना कि हमें ये चीज करनी है। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे, तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने काम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप में सहायता की जाए। यदि उसे रुपए दे दिए जाएं, तो कहीं वह वैसे ही उन रुपयों को खर्च न कर दे, और यदि उसे कोई काम भी कराया जाए तो कौन सा? वह अपाहिज हर कार्य को तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर न होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं, फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं है, तो क्या हुआ? बाकी 3 उंगलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है, और 5,000 रुपए में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को
धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू के विवाह का दिन भी आ ही गया। वह न करने के कारण समाज के ताने सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं, वरन एक प्रसिद्ध मीनू वकील थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। सच में मीनू बहुत ही होनहार और बहुत ही बुद्धिमानी लड़की थी और देखो किस तरह से उसने अपने शादी से पहले एक गरीब और अपाहिज मनोहर की सहायता की, उसकी मदद करी, उसको एक रोजगार दिलाया। तो यहाँ पर हमारा 26वां और अंतिम अध्याय समाप्त होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास, ये नया रास्ता उपन्यास आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको पूरे 26 अध्याय इसके पढ़ा दिए हैं, तो अब आप इसे अच्छे से पढ़ना।